हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी को इस हमारे यूट्यूब आयरिस क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। चलिए आज क्लास 10th के संसाधन चैप्टर पर चर्चा करते हैं, जो भूगोल का है और वीवीआई भी है। देखते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पहली वीडियो संसाधन के बारे में एक चर्चा के विषय में बताया गया था। आज हम संसाधन के प्रकार के बारे में समझेंगे, जानेंगे, और ये ऑल जनरल कंपटीशन के मद्देनज़र रखते हुए दर्शाया गया और क्लास 10th के लिए बिल्कुल ही वीवीआई है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति में होता है कोई चीज़ का जो है उत्पन्न होना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। तो पहला हो गया जैव संसाधन। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें से सजीव की सभी लक्षण मौजूद होते हैं। क्या कहा कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति इसको जैव मंडल से हो और इनमें सभी सजीव जीव के लक्षण होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य में भी सभी सारे सजीव जीव का लक्षण है, वनस्पति में, मत्स्य में, ये सभी में जीव की जो लक्षण है, सजीव है, ये आगे चलता बढ़ता है, अपने आप को वृद्धि करता है, ये सारे सजीव हैं। अब अगला टॉपिक है अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहता है निर्जीव वस्तुओं के समूह को। निर्जीव वस्तु कौन सा हो गया? वो सारी वस्तुएं जो सांस नहीं लेती है, जो अपने आप में खुद से बदलाव नहीं कर सकता है, उन किसी सजीव के माध्यम से उसका परिवर्तन किया जा सकता है, वो निर्जीव वस्तु कहलाता है। उसे यहाँ अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे हो गया चट्टान, धातु, खनिज, ये सभी अजैव हैं। इसमें सजीव का कोई लक्षण पाया नहीं जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को फिर से दो वर्गों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर। अब पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में होता है नव, नया। कहता है वैसी संसाधन जिन्हें भौतिक जो हो गया नेचुरल रूप से, रासायनिक, केमिकल, यांत्रिक, आंतरिक बुद्धि से प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जाए, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि फिर से रिसाइकलिंग हो, उसे हम कहते हैं नवीकरण। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये रिसाइकलिंग का एक फैक्टर है। उसके बाद फिर पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी, ये तब तक रिसाइकिल होते रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक ये रिसाइकिल होते रहेगा और इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं और इसे सतत ऊर्जा भी कहा जाता है। अगला है टॉपिक अनवीकरणीय संसाधन। अब इसको समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? कहता है ऐसी संसाधन जो पुनः चक्रीय नहीं हो, यानी कि ऐसी संसाधन पुनः रिसाइकलिंग नहीं हो, फिर से परिवर्तन ना हो, अर्थात एक बार प्रयोग होने के बाद, यानी कि एक बार प्रयोग हो गया उसका काम तमाम, उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। यानी नवीकरणीय में आप लगातार यूज करते रहिए। अनवीकरणीय में है कि आप एक बार यूज कर लिए तो दोबारा आप यूज कर सकते नहीं हैं। अब है इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया। अब जीवाश्म में क्या होता है? जीवाश्म किसको कहते हैं? बस जीवाश्म उसको कहते हैं कि आज से करोड़ों हजारों वर्ष पहले जो जीव मर गया, वो धरती के अंदर दब गया और वह जो है एक ईंधन में परिवर्तन हो गया, उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि हो गया पेट्रोल, डीजल, etc। ये सारे जीवाश्म ईंधन है, समुद्र से निकाला जाता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार। अब पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत में जैसे कि पर्सनल संसाधन हो गया आपका। कहता है वैसी संसाधन जिस पर खास निजी अधिकार हो, पर्सनल आपका अधिकार हो या मेरा अधिकार हो और किसी का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हो गया बाग बगीचा किसी खास लोगों का होता है, सार्वजनिक नहीं होता है। तालाब जैसे हो गया, कुआं पर्सनल हो गया, ढेर सारे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, बाकी आप खुद समझदार हैं। सेकेंड इसमें होता है सामुदायिक संसाधन।
समूह, यानी कि समूह के लोगों का यूज करेगा, सब लोगों के लिए है। ऐसे संसाधन कहता है, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के लिए के अधिकार में हो, किस में हो, किसी खास समुदाय के अधिकार में हो, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है और ख़ास उपयोग के लिए हो, और समूह के लिए, जिस समूह के द्वारा कोई भी संसाधन निर्माण किया गया और उसी को लाभदायक लाभ प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे हो गया शमशान, खास समुदाय के लिए है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, परिसर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल हो गया, मैदान हो गया, ये सारे चीज़ जो है समुदाय, खास समुदाय इसको यूज करते हैं और ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब तीसरा हम समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मीन्स क्या होता है, नेशनल संसाधन। अब कहता है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, कानूनी के तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कानूनी तौर पर या देश के राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध, जितना भी उपलब्ध है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब नोट में यह दिया गया है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, तो एक सीमा के अंतर्गत, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे जल हो, चाहे संसाधन हो, चाहे वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, यानी कि तट से लेकर 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक जो आता है वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर समझ चुके होंगे। अब चौथा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय का जो राष्ट्र के अंतर्गत नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। एक ऐसी संसाधन जो एक इकोनॉमी, जब किसी देश का गड़बड़ होता है उस समय वो संसाधन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से ऐसी संसाधन इसको कहा गया है कि नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ये किसी देश नहीं करते, सारे देश के लोग एक बैठक जो होता है संसाधन का, एक मैनुअल लोग होते हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। और वह तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, जो तटरेखा होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये तटरेखा है, इससे 200 किलोमीटर छोड़कर उसके बाद जो संसाधन होता है, महासागरीय में जो संसाधन पाया जाता है, इसका अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय वाले को, और इस क्षेत्र को अपवार्जक या आर्थिक क्षेत्र के नाम दिया गया है। इसका मतलब है, आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है कि ये जो है आपातकाल स्थिति में आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इससे निकाल कर और आपको समय पर हेल्प किया जाएगा और